हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। तो आज के क्लास में हम टॉक्सिकोलॉजी में जो अपना 12th नंबर चैप्टर है दैट इज इनवेनोमेशंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड कुछ ऐसे इंसेक्ट जिसके स्टिंग्स होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, बेसिकली ये छोटे कुछ ऐसे हम कीड़े बोल सकते हैं। राइट, जो 6 पाँव वाले 8 पाँव वाले जो कीड़े होते हैं वो जो हमारे जनरली हमारे घरों में रिजाइड करते हैं या फिर हमने हमारे घर के चारों तरफ सराउंडिंग में रहते हैं और ये हमको जो बाइट करते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगेन एग्जाम में ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभार ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है और जनरली 2 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चंस में, फाइनल एग्जाम हो या सेशनल एग्जाम हो वहाँ पे। तो हम आज के जब टॉपिक चालू कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास 3 ऑर्डर्स है टॉक्सिकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है जिनका इंसेक्टा फैमिली पे। उनमें से जो अपना पहला है वो है हाइमेनोप्टेरा। राइट, जिसमें अपने बीज मतलब मधुमक्खी, वास्प जो अपने घरों में पाए जाते हैं बड़े वाले। फिर येलो जैकेट, एक ऐसा पीला पीला कलर का होता है, लगता है कि उसने कुछ अपना जैकेट जैसा कुछ एक कवरिंग पहना हुआ है, इसीलिए उसको येलो जैकेट बोलते हैं। हॉर्नेट्स, ये थोड़े बड़े होते हैं। एंड फायर एंड्स, फायर एंड्स जनरली ये उड़ते हैं, इनके भी छोटे छोटे पंख जैसे रहते हैं, तो इनको हम फायर एंड्स बोलते हैं। ये झुंड में करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो बीज, वेस्प, येलो जैकेट, हॉर्नेट और फायर एंड है ये जनरली ग्रुप में रहते हैं। तो ये जब ग्रुप में रहते हैं तो जब ये अटैक करते हैं तो ये जनरली ग्रुप में अटैक करते हैं। तो जब ये ढेर सारे जो इंसेक्ट है ये एक ही बार में अटैक करते हैं तो ये जो इनका टॉक्सिन रहता है बेसिकली वो लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में चले जाता है, क्योंकि मल्टीपल बाइट्स होती है। तो फिर वहां पे हमको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर इक्का दुक्का ऐसा कहीं पे अटैक है तो वहां पे इतना सारा दिक्कतें हमको देखने को नहीं मिलता है। तो फिर भी इसमें जैसे येलो जैकेट है, हॉर्नेट, इसमें अगर एक दो भी सही तरीके से काट ले जहां पे वो अपना टॉक्सिन इंजेक्ट कर ले तो लोकल इफेक्ट में तो दिक्कत होती ही है। राइट, मगर जैसे कुछ और बड़े इंसेक्ट्स हैं जिनको काटने से आगे दिक्कत होती है, हम आगे उनको एक एक करके देखेंगे। तो ये जो हाइमेनोप्टेरा फैमिली है ये कैरेक्टराइज्ड बाय मेम्ब्रेनस विंग्स कॉल्ड हाइमेनोप्टेरा। ये जो हाइमेनोप्टेरा बोल के एक इनका जो पंख जैसा रहता है, इसीलिए इस फैमिली को ही हम हाइमेनोप्टेरा फैमिली बोल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि फायर एंट में भी ऐसा एक विंग जैसा हमको देखने को मिलता है। तो मोर कॉमन बाइट्स एंड स्टिंग इन द टेम्परेट कंट्रीज। राइट, जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट है जो नेशन पे, वहां पे ये जनरली पाए जाते हैं और ऐसी जगह पे इनके साथ इनकाउंटर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट, तो जो टेम्परेट क्लाइमेट है वो ज्यादा वो है। तो जो इनका वेनम रहता है, जो ये स्टिंग्स और बाइट्स के जरिए जो वेनम हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। वेनम इज अ मिक्सचर ऑफ बायोजेनिक अमाइंस, जैसे हिस्टामाइन हो गया। राइट, उसके बाद 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन हो गया, एसिटाइल कोलिन हो गया। राइट, ये जनरली हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वही अमाइन है। क्योंकि ये आउटसाइड सोर्सेस से आ रहे, जैसे ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो ये अपना काम ज्यादा अमाउंट में करना चालू होते हैं और टॉक्सिक अमाउंट रहता है। और इनमें कुछ इंजाइम्स भी पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फोलाइपेजेज इंजाइम। राइट, जो अपने सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व करता है। एंड टॉक्सिक पेप्टाइड्स भी पाए जाते हैं, जैसे काइनिन्स। राइट, अब काइनिन्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे जो होम्योस्टेसिस रहता है हमारे बॉडी का, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, तो वहां पे इन काइनिन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उसको ये थोड़ा बहुत दिक्कत कर देता है, फिर जिसकी वजह से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। तो ये था इसका वेनम के बारे में। तो आगे हम देखेंगे कि अगर ये काटते हैं तो फिर हमको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। जो है हमारे हाइमेनोप्टेरा फैमिली के इंसेक्ट रहते हैं, अगर ये काटते हैं तो हमको क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम 3-4 तरीकों में इनके क्लिनिकल फीचर को डिवाइड करेंगे। एक तो आता है अपना लोकल फीचर। लोकल फीचर मतलब जहाँ पे काटा है, जहाँ पे बाइट हुई है या जहाँ पे स्टिंग हुई है वहां पे दिक्कतें आती हैं जैसे लोकलाइज पेन हो जाना, उस जगह में रेडनेस, इरिथेमा हो जाना, एक खुजली जैसा होना, इरिटेशन होना, इचिंग होना, है ना। वहां पे फिर थोड़ा थोड़ा स्वेलिंग हो जाना धीरे धीरे। और ये अगर एक दो ऐसे बहुत कम अमाउंट में काटे हैं तो जनरली ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है कुछ घंटे में। धीरे धीरे हमारी बॉडी इसको इनकाउंटर कर लेती है और ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है।
ये थोड़ा खतरनाक होता है अगर ये कुछ सेंसिटिव एरिया में काटे, जैसे हमारे आई के अगल बगल में काट लिया, मुंह में काटा, फेस रीजन पे, नोज रीजन पे, तो जहाँ पे हमारे सेंसिटिव टिश्यूज है वहाँ पे अगर ये काटते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा और ज़्यादा परेशानी हमको देखने को मिलती है। अगर मल्टीपल इंसेक्ट्स ने एक ही बार में काटा है तो वहाँ पे फिर सीवियर क्यूटेनस इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, और लार्ज इंसेक्ट्स ने एक ही जगह में काटा है तो वहाँ पे सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और जैसे येलो जैकेट और वास्प रहते हैं तो ये तो अगर 3-4 भी अगर काट लेंगे तो वहाँ पे सीवियर टाइप के क्यूटेनियस रिएक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जैसे ये लोकल सिम्टम्स हो गए, ऐसे जो दूसरे सेट के सिम्टम्स हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं वो एलर्जिक सिम्टम्स है, क्योंकि हमने जो वेनम में बोला था कि इनके पास बायोजेनिक अमाइंस है, जैसे हिस्टामाइन है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन है, एसिटाइल कोलिन है ना, फिर कुछ एंजाइम्स भी है, तो जिसकी वजह से हमको एलर्जी जैसे सिम्टम्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। फिर अगर यहाँ पे फिर एलर्जी जैसे सिम्टम्स रहेंगे तो जैसे हमने आस्थमा में होता है एलर्जी, वो टाइप का एक एलर्जिक फिनोमिना भी देखने को मिलेगा, हिस्टामिन मीडिएटेड एक एलर्जिक फिनोमिना भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है उसके मीडिएटेड एक रिएक्शंस देखने को मिलेगा, क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लशिंग, फेस में एकदम ब्लड सप्लाई बल्कि रेडनेस जैसा हो जाता है, डिजीनेस होता है, आदमी को सिंकोप हो जाता है, अब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे पेन की वजह से, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, फिर आदमी को वोमिटिंग हो जा रहा है, डायरिया हो जा रहा है, कफ हो जा रहा है, वही एडिशनल रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग साउंड सुनने को मिल रहे हैं, और जो हार्ट बीट है वो भी फास्ट हो जा रहा है ना। जैसे अब ये सीरियस में पहुंच जाएगा, डोज थोड़ा ज्यादा है, मल्टीपल इंसेक्ट्स ने काटा है तो वहां पे कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, और सीवियर केसेज है तो इसी कार्डियो रेस्पिरेटरी जो इन्वॉल्वमेंट है इसकी वजह से थोड़ा सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमको क्विक इमरजेंसी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। ऐसे ही जो इसका तीसरा टाइप का सिम्टम्स है उसको हम डिलेड टाइप का बोलते हैं। डिलेड मतलब क्या होता है कि आदमी जनरली रिजॉल्व हो गया, स्टेबल हो गया, उसका लाइफ भी सेव हो गया, तो उसके बाद में धीरे धीरे 4-5 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद हमको क्या देखने को मिलते हैं, लाइक अर्टिकारिया, ये इचिंग जैसा ही सिचुएशन है जहाँ पे स्किन में एक ऐसा पिक्यूलियर सेंसेशन रहता है जहाँ पे आदमी को स्क्रैच करने को मन करता रहता है ना। फिर उसके बाद में स्किन में रैसेज आ सकते हैं, पीडल इडिमा हो सकता है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो सकते हैं, है ना। फिर ऐसे सीरम सिकनेस देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये अपना एंटीजन का काम कर रहा है, जो इनका वेनम है उसके अगेंस्ट में हमारी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से सीरम सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे एसएलई में होते थे। तो ये कैरेक्टराइज होता है हेडेक, मलेज, फीवर, अर्टिकारिया एंड पॉलीआर्थराइटिस से, इसके टिपिकल सिम्टम्स है जिसको हम सीरम सिकनेस बोलते हैं। तो इसमें जो चौथा टाइप का सिम्टम्स हमको देखने को मिलता है वो हमको टॉक्सिक रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैसिव डोज हो गया, मैसिव डोज मतलब कि 50-60 अगर 20 वेस्प ऐसे ने अगर साथ में ग्रुप में अटैक कर दिया, एकदम एग्रेसिव फिरोशियस वे में अटैक कर दिया, तो वहां पे हमको ये जो टॉक्सिक रिएक्शन है ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम लार्ज डोज में ये बायोजेनिक अमाइंस और एंजाइम्स, पेप्टाइड्स सब हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं। ये जो वेनम है इसकी वजह से सडनली जो हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस है वो हिल जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर वेसोडाइलेशन देखने को मिलता है। वेसल डायलेट होगा तो जो हमारे बॉडी के बॉडी फ्लूइड है वो पूलिंग हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, एडिमा देखने को मिलता है, ऑक्सीजन प्रॉपरली कैरी नहीं होता तो आदमी को फटीग जैसे सिम्टम्स आते हैं, सीवियर बाइट की वजह से वॉमिटिंग हो जाता है, डायरिया हो जाता है, हेडेक हो जाता है, हाँ, इवन अगर ये लार्ज डोजेज में है तो सीजर भी आ सकता है, हाँ, और सीरम सिकनेस, ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फोलाइपेजेज और काइनेज है ये बीपी को एकदम कम कर दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे किडनी में भी ब्लड सप्लाई कम्प्रोमाइज हो जाता है और वहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलते हैं, और फिर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत सारे कोगुलोपैथीज देखने को मिलते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो ऊपर नीचे हो जाता है, आदमी कोमा में चले जाता है, और एकदम मैसिव बाइट है, और वहाँ पे अगर कोई भी इंटरवेंशन नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो टॉक्सिक रिएक्शन है ये सबसे खतरनाक रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमको बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा और चीज़ों को सही तरीके से इंटरवीन करके उसको करेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। ये तो थी क्लिनिकल फीचर्स इन आर्थ्रोपोड्स, बाइट्स और स्टिंग्स के चैप्टर में जो अपना हाइमेनोप्टेरा फैमिली बोल रहे हैं उनकी। तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, राइट। पहले तो अगर बहुत कम ने काटा है
तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिम्टम्स आएंगे और चीज़ें वर्स हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी इसको स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर देता है। तो फिर हम उसको पहले ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसे हमने स्नेक बाइट में ऑब्जर्वेशन में रखा था। फिर हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे, क्या हेमाटोलॉजिकल कुछ एविडेंसेस हमको देखने को मिल रहे हैं क्या, या फिर लिवर रिलेटेड कुछ अबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रहे हैं, या फिर रेनल पैरामीटर सब नॉर्मल है कि नहीं है। इसके लिए हम RFT LFT उसके बाद कुछ CBCs करते रहेंगे टाइम टाइम में, 6 घंटे के डिफरेंसेस में। तो अगर वहाँ पे चीज़ें नॉर्मलाइज है, कुछ भी ऐसा सीरियस नहीं देखने को मिल रहा, तो हम उसको ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे। अगर यहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। और कुछ बाइट्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टिंग्स ऐसे होते हैं, जैसे बीट के केस में, कि वो जैसे एक बार बाइट करता है तो जो अपना स्टिंग रहता है वो वहीं पे छोड़ देता है। तो ऐसे स्टिंग अगर कहीं पे है तो उसको हम निकाल के फेंक देंगे, इसको हम निकाल देते हैं। फिर लोकल एड्रेनलिन का इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इन द डाइल्यूशन ऑफ 1:1000 डाइल्यूशन में। तो 0.1 से लेके 0.3 ml का जो एड्रेनलिन प्रिपरेशन है उसको हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लोकल कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं, लोकल एंटीसेप्टिक क्रीम्स हम यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो वहाँ पे हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, और टॉपिकली एंटीहिस्टामिनिक्स क्रीम्स भी मिलते हैं, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर हमको एलर्जिक सिम्टम्स देखने को आए हैं, थोड़ा ज़्यादा ग्रुप ने बाइट किया है, और वहाँ पे जो सिस्टमिक एलर्जिक सिम्टम्स है, जैसे फ्लशिंग, सिंकोप, वोमिटिंग, डायरिया, है ना, वीज, टैकीकार्डिया, ऐसी चीजें देखने को मिली, तो हम वहाँ पे एंटीहिस्टामिनिक्स का IV में इंजेक्शन भी दे सकते हैं, या IV में इंजेक्शन भी दे सकते हैं, तो जिससे हमारे चीजें एकदम से कंट्रोल में आ जाए। और फिर उसके बाद में अगर एनाफाइलेक्सिस है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.1% एड्रेनलिन का मिक्स देंगे, क्योंकि एनाफाइलेक्सिस जैसा रिएक्शन दिखा रहा है, एलर्जिक रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे 0.1% एड्रेनलिन 0.5 से लेके 1 ml तक हम एडल्ट में देंगे, और 0.01 ml पर kg के हिसाब से हम बच्चों में दे सकते हैं। ये IM में देंगे, और हम इसको हर 20 मिनट में रिपीट कर सकते हैं, जब तक ये एनाफाइलेक्सिस सिम्टम्स, स्पेशली जो कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, वो जब तक सबसाइड नहीं हो जाता तब तक हम एड्रेनलिन का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ सिस्टमिक एंटीहिस्टामिनिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, क्लोरफेनामाइन मेलेट का इंजेक्शन आता है 10 mg के इंजेक्शन में, एबिल के नाम से बहुत फेमस भी है ये इंडियन मार्केट में। तो इसको हम IV या IM रूट में दे सकते हैं। अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो हम IV रूट में जाएंगे, आदमी स्टेबल है मगर फिर भी दिक्कतें हो रही है तो फिर वहां पे हम IM रूट में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है, आदमी को वीजिंग हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, इसलिए हम एयरवे को मैनेज करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम β2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे सल्बुटामॉल है। ऐसे ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारे को इसमें यूजफुल हो सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन 1 से 2 mg पर kg बॉडी वेट, यूजुअली 40 से 60 mg में हम देंगे। तो ये जो अपने सीरम सिकनेस वाला केस है या फिर एलर्जिक वाला केस है, उससे हमको थोड़ा बहुत रिलीफ देता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हाइपोटेंशन हो रहा है तो फिर हम वैसोप्रेसिन वाले मेडिसिन देंगे, जैसे डोपामिन है ना, फिर या फिर IV फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, होम्योस्टेसिस मैनेज करेंगे, है ना, ताकि जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी में वो प्रॉपर बना रहे, और किडनी में भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता रहे, और जो दिक्कत है वो ना आए। तो एक बार आदमी ठीक हो गया तो फिर भी हम उसको कुछ घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ताकि रिबाउंड अटैक, जो डिलेड रिएक्शन है, वो ना हो जाए। फिर ऐसे ही जो डिलेड रिएक्शन है उनको भी हम आराम से एंटीहिस्टामिनिक्स देके यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारे जो हाइमेनेप्टेरा फैमिली का था, इसका बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में बेसिकली 5 मार्क्स में हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि इनका एक जो पंख जैसा रहता है, इसलिए हम इसको हाइमेनेप्टेरा फैमिली में रखते हैं, जैसे बीज, वास्प, येलो जैकेट। जो इनका भेनम है बेसिकली इसमें बायोजेनिक अमाइंस, एसिटाइलकोलिन जैसे बायोजेनिक अमाइंस और इंजाइम्स और पेप्टाइड्स रहते हैं। और इनके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें बाइट होने के बाद, तो लोकल फीचर्स तो होते ही हैं। जो एलर्जिक फीचर्स है, जैसे अपने एनाफाइलेक्सिस शॉक में देखने को मिलते हैं, वैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिर डिलेड टाइप का रिएक्शन होता है, जो कुछ दिनों में या हफ्ते में आ सकते हैं। और एकदम लार्ज मैसिव डोज में अगर अटैक हुआ है एकदम एग्रेशन के साथ, तो वहाँ पे टॉक्सिक रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी है। और इसको हम सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक मैनेज करते रहेंगे। जो एनाफाइलेक्सिस जैसा सिचुएशन है उसको हम एड्रेनलिन देके मैनेज करेंगे, और जो एलर्जिक वाला सिचुएशन है उसको हम एंटीहिस्टामिनिक देके
मैनेज करेंगे, और जो लोकल है, लोकल में हम सूदिंग एजेंट है ना, डेमोलिसेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, टॉपिकल एंटीबायोटिक, ये सारी चीजें करके इस केस को हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। होप आपको ये वाला क्लास आज का समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। थैंक यू।